हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक को कवर करने वाला हूं जिसका नाम है गुड लक इंडिया। दिस इज अ कंपनी विच इज इनटू द कैपिटल गुड स्पेस, जहां पर ये पाइप स्ट्रक्चर्स और फोर्जिंग्स के बिजनेस में, मोस्टली आयरन एंड स्टील रिलेटेड प्रोडक्ट्स में। अब ये कंपनी प्रिसिशन फोर्जिंग्स प्लस डिफेंस एंड एरोस्पेस के बिजनेस में घुस रही है, और ये सबसे बड़ा गेम चेंजिंग फैक्टर है इस कंपनी का। द कंपनी इज essentially a 4,100 crore रेवेन्यू करने वाला कंपनी। सो दिस इज नॉट अ स्मॉल कंपनी, दे डू लार्ज रेवेन्यूज। 4,000 crores के आसपास का रेवेन्यू है, अबाउट 10% ऑपरेटिंग मार्जिन, 180 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट है। एंड द कंपनी currently has over 3 to 4,000 एम्प्लॉइज, 7 प्लांट्स इनके यूपी और गुजरात में। तो मैन्युफैक्चरिंग स्टील प्रोडक्ट्स से इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइडर की जर्नी है। हमने देखा था सनसेरा में भी यही चीज हुई थी, एंड इट लेड टू अ बिग री रेटिंग, और दैट स्टॉक हैज डन एक्सपोनेंशियली वेल। मुझे लगता है कि सिमिलर स्टोरी इसमें प्ले आउट हो सकती है। सो करंटली कंपनी हाइड्रोलिक ट्यूब, सोलर स्ट्रक्चर्स और प्रिसिशन फोर्जिंग्स का काम करती है, एंड दे हैव रिसेंटली गॉट इनटू द डिफेंस एंड एरोस्पेस बिजनेस थ्रू देयर सब्सिडरी गुडलक डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, जिन्होंने 155 का क्लास आर्टिलरी शेल्स का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है, और उनको ऑर्डर भी मिल गया 250 करोड़ का। अब 250 करोड़ का ऑर्डर इनके 4,000 करोड़ के रेवेन्यू के नंबर के सामने काफी छोटा लगता है, बट ये बिजनेस कंपनी को लगता है 3 साल में अकेला 4,000 करोड़ का बनेगा। मतलब जो बिजनेस आज जिन्होंने एंटर किया है, वो कंपनी को लगता है 3 साल में जितनी कंपनी आज रेवेन्यू कर रही है सारे प्रोडक्ट्स का, इट कुड एक्चुअली बी इक्विवेलेंट टू दैट। तो एक वहां बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। और प्रिसिशन फोर्जिंग से एरोस्पेस का जो बिजनेस है, एक हाई मार्जिन बिजनेस है। तो करंटली कंपनी का 10% का ऑपरेटिंग मार्जिन है। company believes that this operating margin could also move higher and that could actually lead to re-rating, जो 3-4 साल में हो सकती है। So अभी ये स्टोरी स्टार्ट ऑफ हुई है। So it's basically a 39-year-old steel tube maker जिसकी री रेटिंग हो सकती है एक इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस एंड डिफेंस प्लेटफॉर्म कंपनी में। अभी कंपनी का करंटली 94% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, मतलब जितनी भी इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 94% यूटिलाइजेशन पे है। कंपनी ने ऑलरेडी केपेक्स प्लान किया था लास्ट ईयर और उसके पहले साल, जो कमीशन हो चुका है, एंड आई थिंक नेक्स्ट इस फाइनेंशियल ईयर या प्रॉब्ली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग। तो कैपेसिटी एक्सपेंशन होगी, रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा ऑब्वियसली कंपनी का। सो दे कुड बी ईपीएस ग्रोथ जो होगी। कंपनी के पास एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक का डिसेंट मिक्स है, 26% एक्सपोर्ट, 74% डोमेस्टिक प्रोडक्शन है। नाउ इसकी जो जर्नी अगर आप देखोगे तो 1986 में इनकॉर्पोरेट हुई थी कंपनी, एंड ये लोग सोलर एंड रेलवेज के बिजनेस में 2016 में घुसे, जब इनका नाम गुडलक इंडिया इन्होंने चेंज करा। इन लोगों के पास एलओआई भी है अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन के काम का। तो ये लोग जो रेल रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर के प्ले में ऑलरेडी इन्वॉल्व है, जो एक और मेगा थीम है। और अब ये डिफेंस और एरोस्पेस के बिजनेस में, विच इज अनदर मेगा थीम, और ये ऑटो ओईएम भी है। तो ये तीनों उन इंडस्ट्रीज का पार्ट है, मतलब ये उनके वो 3 बिजनेसेस हैं जो सबसे बड़ी मेगा थीम्स है करंटली इंडिया में। तो यहाँ पर आप देखेंगे अक्टूबर में उन्होंने हाइड्रोलिक ट्यूब प्लांट और डिफेंस फैसिलिटी 1.5 लाख शेल्स इनॉग्रेशन किया, एंड देन शेल प्रोडक्शन 2026 में स्टार्ट करा। 255 करोड़ का ऑर्डर ऑलरेडी उनको मिल चुका है। अब अगर कंपनी का बिजनेस का मिक्स देखें तो इनका 34% बिजनेस जो है वो पाइप्स और ट्यूब्स वाले बिजनेस से आता है, एंड ये कमोडिटाइज बिजनेस है। तो यहाँ पर ये वाला पाइप्स और ट्यूब्स का बिजनेस है, कमोडिटाइज है, इसीलिए कंपनी को बहुत अच्छा अर्निंग्स मल्टीपल नहीं मिलता। प्रिसिशन पाइप्स एंड ऑटो ट्यूब्स वाला जो बिजनेस है, ये एक वैल्यू एडेड काम है, और यहाँ पर बीएमडब्ल्यू को भी सप्लाई करती है, टाटा मोटर्स को करती है, ऑडी को करती है, बहुत सारी कंपनीज को करती है। तो यहाँ पर 15 से 16% एबिटा का बिजनेस है, और यहाँ से एक्सपोर्ट भी इनका बहुत होता है। सो दैट्स 27%। दिस कैटेगरी इज 27% ऑफ देयर बिजनेस। इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स एंड फैब्रिकेशन का 24% का बिजनेस है। ये भी लार्जली कमोडिटाइज है, पर ये इंफ्रा साइकिल का अच्छा प्रॉक्सी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 7 न्यू बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स और 90% से ज्यादा अहमदाबाद मुंबई का प्रोजेक्ट इन्होंने कंप्लीट कर दिया है। एंड 15% इनका बिजनेस है जो फोर्जिंग का बिजनेस है, जहां पर ये डिफेंस का प्ले स्टार्ट होता है, राइट। तो यहाँ पर जो है डीआरडीओ, इसरो, एचएएल, भेल को ये लोग सप्लाई करते हैं, और ये एरोस्पेस क्रिटिकल फोर्सिंग से। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 28 to 32% एबिटा का बिजनेस है ये। तो आप देखोगे कि जो 34% और 27% के दोनों बिजनेसेस थे, ये 15 से 16% ऑन एन एवरेज एबिटा पे ऑपरेट करते हैं। एंड ये जो बिजनेस है फोर्जिंग्स, डिफेंस एंड एरोस्पेस वाला जो अपकमिंग बिजनेस है, वो ऑलमोस्ट डबल मार्जिन का बिजनेस है। सो दैट इज वेयर अर्निंग्स कोड एक्सपैंड।
यहाँ पर अगर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को देखोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि इनकी जो कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट हर साल देव ट्राइड टू इंक्रीज इट, बट यहाँ पर स्टील कैपेसिटी जो है फ्लैट है। तो यहाँ पर धीरे धीरे उन्होंने कैपेसिटी ऐड करी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का अगर चार्ट दिखाता हूँ तो 94% FY26 का यूटिलाइजेशन है, राइट, जो अपनी पीक के ऑलमोस्ट आसपास आ चुका है। ग्रोथ नाउ नीड्स फ्रेश कैपेसिटी। तो यहाँ पर जो है मैनेजमेंट को इंफ्रा केपेक्स ऑलरेडी मैनेजमेंट कर रही थी, एंड दैट इज वेयर द स्ट्रीट थिंग्स कि यहाँ पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर अगर लास्ट 8 क्वार्टर्स के देखें तो मार्जिन इन्फ्लेक्शन है फ्लैट रेवेन्यू पे। इसका मतलब ये है कि अब अगर आप देखेंगे रेवेन्यू ऑलमोस्ट कंपनी का इसी रेंज में रहा है, और अगर ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें जो ये ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, तो कंपनी ने अपने मार्जिन इंक्रीज करी एफिशिएंसी बढ़ा के, क्योंकि इनकी कैपेसिटी इतनी ज्यादा एक्सपैंड नहीं हुई है। और अगर एबिटा भी देखोगे तो ऑलमोस्ट हर क्वार्टर में 90 से 100 करोड़ के बीच की रेंज का इन्होंने एबिटा पोस्ट किया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो Q4 FY26 में 30 या 31% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ एबिटा में देखा, एंड 8 क्वार्टर का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 7.3% से 10.4% बढ़ गया, मतलब 3 परसेंटेज पॉइंट्स बढ़ाया है, विच इज वेरी बिग। और ये सब किया है ऑन अ फ्लैट रेवेन्यू, मतलब कंपनी हैज फिगर्ड आउट एफिशिएंसी कैसे करनी है। तो यहाँ पर रख देंगे ना, वॉल्यूम ग्रू 11% इन प्रोडक्शन एंड 5.8% in sales, but a year-long slide in HR coil steel prices kept the top line nearly flat, and profit engine was efficiency, value-added products, and better realization. तो यहाँ पर आप देखेंगे operating leverage drove EBITDA 26% even when the revenue was only 4%. तो यहाँ पर ये दिख रहा है company is getting better in terms of their efficiency. अब अगर मैं revenues की ईयर वाइज बात करूं तो 2600 करोड़ का FY22 में रेवेन्यू था, एंड देर करंटली सिटिंग एट अ 4100 करोड़ रेवेन्यू। नॉट एग्जैक्टली डबल्ड इन 4 years, बट ऑलमोस्ट 70-80% जो है इन्होंने बढ़ाया है रेवेन्यू। एंड यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे जो पैट मार्जिन है, सो इट वाज 3.7% in FY24, 4.2% in FY25, and 4.5% in FY26. So they have been doing good to increase their PAT margins. तो ये एक अच्छी चीज है। अब यहाँ पर if you just look at the headline numbers, आपको यहाँ दिखेगा operating margins have been increasing, number one. Net profit on a similar base has been increasing, और जो most important चीज है EPS expansion यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, because the company is getting better with profitability. अब यहाँ पर जो कंपनी है उस कंपनी का सबसे इम्पोर्टेंट जो पैरामीटर है कि वो अपनी बैलेंस शीट पे एग्जैक्टली वहां पे क्या हो रहा है और कैपिटल एफिशिएंसी कैसी है। तो रिजर्व्स हैव बीन गोइंग अप, आरओसी कंपनी का अच्छा है, बट कंपनी का सबसे बड़ा केपेक्स पिक्चर है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो FY26 का केपेक्स करीबन 230 से 304 340 करोड़ का एक्सपेक्टेशन था, 232 करोड़ के आसपास का हुआ है। डिफेंस का फेज 2 400 करोड़ का जो है वो ऑलरेडी कंपनी कर चुकी है, एंड जो कंपनी है वो अपने केपेक्स को बढ़ा के, अपनी कैपेसिटी बढ़ा के ही रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश कर रही है। सो दैट्स बेसिकली व्हाट्स हैपनिंग। अब यहाँ पर आई एम नॉट गोना गो टू द डू पॉइंट राइट नाउ, बिकॉज मुझे यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो अनलॉक होने वाली है वो बताना चाहता हूँ। मार्जिन इंप्रूवमेंट हो रहा है, दैट्स वेरी गुड, एंड जो एसेट टर्नओवर है वो आरओई को कर रहा है, क्योंकि कंपनी स्पेंड करे जा रही है और वो कैपिटल का आज रेवेन्यू नहीं आ रहा, इसलिए आरओई इज ऑन द लोअर साइड। यहाँ पर अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो 18% डिफेंस मार्जिन अनलॉक हो सकता है, तो वो जो नेट मार्जिन को 4.2% से लेकर 6-7% तक लेके जाएगा, वहां पर एक अच्छी री रेटिंग अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो FY27 की फॉरवर्ड गाइडेंस है जो कंपनी ने दी है फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, वो कंपनी ने ऐसा बोला है कि वो डिफेंस का रेवेन्यू 250-300 करोड़ जो कंपनी ने बोला है, एंड 14-15% मॉडेस्ट ग्रोथ रेवेन्यू की उन्होंने बोली है, बिकॉज ऑफ ऑल द अनसर्टेनिटीज दैट आर देयर। पर अगर मैं कॉल सेंटिमेंट का ट्रैक रखूं तो इस क्वार्टर में कंपनी ने अपनी मार्जिन गाइडेंस कट करी है। एबिटा के मामले में कंपनी इज इंप्रूविंग एंड 9.7% का गाइड किया है, एंड डिफेंस इन शेल्स जो है, जो कंपनी 2 साल से प्लान करी थी, वो एग्जीक्यूट भी किया है, उनको ऑर्डर भी मिला है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्जिन एंड डिफेंस राइजिंग कन्विक्शन देते हैं। जो मार्जिन है वो बढ़े जा रहा है, और अब वो ऐसे बिजनेस में घुस रहे हैं जहां मार्जिन इवन बेटर है, नंबर 1। एंड नंबर 2, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है,
मैनेजमेंट ने जितनी बार भी अपनी गाइडेंस दी है ना, कभी कभी उसमें 19-20 ऊपर नीचे हुआ है, तो मैनेजमेंट इतनी हाई क्वालिटी की नहीं है, दे आर गुड क्वालिटी, पर इतनी गुड क्वालिटी की नहीं है कि जो बोलते हैं वी देयर इज अ टर्म कॉल्ड वॉकिंग द टॉक, राइट? तो वो चीज अभी मैनेजमेंट नहीं कर रही है, बट आई थिंक ओवर टाइम इट विल गेट बेटर। अभी लेटेस्ट क्वार्टर में क्या हुआ, इट वाज अ प्रॉफिटेबिलिटी क्वार्टर, कंपनी का प्रॉफिट अच्छा बढ़ा, सोलर 33% सेल्स ग्रोथ है, तो सोलर भी एक इनका बिजनेस का सेगमेंट है जहां पर दे आर सीइंग द ग्रोथ कमिंग इन। हाइड्रोलिक कंस्ट्रक्शन ट्यूब्स जो हैं वो 50% पे है, एंड 60 to 70% यूएस टैरिफ ईज होने के बाद, तो यूएस टैरिफ ईज होगा तो भी एक बेनिफिशियरी है यहाँ पर। Energy and defense framed as two global pillars. Good luck is globe-trotting for new products markets, grabbing the arms race opportunity. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कंपनी अपनी पोजीशनिंग थोड़ी चेंज कर रही है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है डिफेंस एंड एरोस्पेस, जहां से री रेटिंग हो सकती है। 255 करोड़ का ऑर्डर जो मैंने आपको बताया, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 30 to 35% सस्टेनेबल एबिटा मार्जिन वर्सेस 10% जो ग्रुप लेवल पे ये बनाते हैं, तो यहाँ पर एक अच्छा एबिटा मार्जिन शिफ्ट हो सकता है। 900 to 1000 करोड़ पीक कंबाइंड टॉप लाइन एट 4 लाख स्केल, 800 करोड़ शेल्स और 200 करोड़ एरोस्पेस, तो 25% रेवेन्यू एक्सपैंड हो सकता है। अभी मैनेजमेंट ने बोला है कि 155 mm की जो आर्टिलरी शेल्स जिस बिजनेस में ये लोग गए हैं उसकी 8 to 9 मिलियन शेल्स की डिमांड है, और सप्लाई सिर्फ 3 मिलियन की है, तो एक स्ट्रक्चरल गैप है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल गैप है, और ये 30-32% मार्जिन बिजनेस है, तो मैनेजमेंट इज बेटिंग बिग ऑन दिस वन। अब यहाँ पर FY27 का एक्सपेक्टेड एग्जीक्यूशन क्या है कि आप 75 to 80% ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पे पहुंच जाओ तो 250 से 300 करोड़ का धंधा बन जाएगा, एंड दे विल कंटिन्यूअसली एक्सपैंड दैट। अभी अगर आर्टिलरी शेल का मार्केट देखें तो ग्लोबल डिमांड है 8.5 मिलियन की, और 5.5 मिलियन का जो है वो शॉर्टफॉल है। गुड लक की तो कैपेसिटी सिर्फ 0.4 मिलियन है। Even at 4 lakh shells, good luck will only be 5% of global annual demand, a silver of a market structural shortage, which is exactly where the runway is very long. So वो बहुत चीज अच्छी है, तो यहाँ पर अच्छा शॉर्टफॉल है, और ये सप्लायर है, तो इन लोगों के लिए बेनिफिट हो सकता है। 1000 करोड़ तक पीक डिफेंस और एरो टॉप लाइन हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एंड इम्प्लाइड एबिटा जो है वो 270 से 350 करोड़ का हो सकता है, जो आज की डेट में कंपनी का पूरे ग्रुप का FY25 से ज्यादा है, राइट? तो व्हाट्स एक्चुअली वर्किंग the order, then AMCA Stealth Fighter Consortium is a bid जहां पर इन्होंने किया है, एंड गुड लक एस्ट्रा करके एक और कंपनी बनाई है जो झांसी में उन्होंने लैंड ले लिया है, तो वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं सो दैट दे गेट इवन डीपर इनटू द डिफेंस एंड एरोस्पेस बिजनेस। वैल्यू अनलॉकिंग के लिए मे भी अपनी डिफेंस सब्सिडरी का अलग से आईपीओ करेंगे, क्योंकि अभी करंटली ये ग्रुप कंपनी है, तो इनकी वैल्यूएशन ब्लेंडेड पी मल्टीपल्स पे होगी, पर अगर ये प्योर प्ले डिफेंस एरोस्पेस की एक अलग कंपनी बना के लिस्टिंग करेंगे तो वहां पर भी एक फायदा हो सकता है। So that's basically there. अब मल्टी ईयर ड्राइवर है डिमांड के लिए, रियाम यूरोप 800 बिलियन का प्रोग्राम है, यूएस एंड नेटो को रिप्लेनिश करना है। गल्फ रिआर्मेंट, अभी गल्फ में जितना भी ड्रामा हुआ है उसके बाद से गल्फ भी अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा, और इंडिया को वैसे भी इंडिजिनाइजेशन करना ही है अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स का। तो यहाँ पर ये सारे ग्रोथ कैटलिस्ट हैं। आर्टिलरी शेल्स के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये 1.5 लाख से 4 लाख कैपेसिटी पे जाएंगे। हाइड्रोलिक ट्यूब्स भी रैंप अप हो जाएगी जैसे ही यूएस का टैरिफ वाला जो ओवरहैंग है वो हट जाएगा। कॉन्ड्यूट पाइप जो है वो भी हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस है जो एक्सपोर्ट में काम आता है। सोलर स्ट्रक्चर्स एंड ट्रांसमिशन ट्यूब्स भी एक बहुत बड़ा टेलविंड है। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स तो बुलेट ट्रेन का भी काम करते हैं, एरोस्पेस में करंटली है। एंड देन फ्रंट फोक ट्यूब्स फॉर टू व्हीलर्स जिसकी भी डिमांड हमने देखा है बढ़ते हुए। तो बहुत बहुत सारे मूविंग पार्ट्स है जहां पर दे इफ दे एग्जीक्यूट रियली वेल दे कैन बी रियली रियली अ बिग प्लेयर। अब यहाँ पर अगर इनकी वैल्यूएशन कंपेयर करें तो क्योंकि यहाँ पर ये लोग मल्टीपल चीजें करते हैं, अगर मैं इनका एपीएल अपोलो ट्यूब्स जो स्ट्रक्चरल ट्यूब कैटेगरी की कंपनी है वो 43 टाइम्स ऑफ अर्निंग्स पे ऑपरेट करती है। क्यों करती है? क्योंकि उनका आरओई जो है वो 24% का है, ऑल्दो उनका एबिटा मार्जिन से 7% का है। तो एबिटा लेवल पे इट्स दिस कंपनी इज मच बेटर। अगर मैं हाईटेक पाइप्स की बात करता हूं तो वो जो कंपनी है वो करंटली जो है 3% के एबिटा मार्जिन पे ऑपरेट करती है। रत्नामनी जिसका रेवेन्यू 5,000 करोड़ है, जो ऑलमोस्ट 80% 20% या 25% ज्यादा है इनसे,
that trades at a 5 to 6 times more valuation. Why? Because again उनका EBITDA margin 17% है, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी का मार्जिन जैसे ही बढ़ेगा, कंपनी बेटर वैल्यूएशंस पे ट्रेड करेगी। तो अभी ये 24 टाइम्स अर्निंग्स पे ट्रेड करती है, 31 टाइम्स अर्निंग्स पे ट्रेड करती है करंटली रत्नामनी। बट अगेन ये एकदम एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि रत्नामनी अगेन एसएस और सीएस पाइप्स का प्योर प्ले बिजनेस करती है, गुड लक इज लाइक अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। अब अगर वैल्यूएशन की बात करूं, तो जैसे मैंने बताया कि ये अभी ब्लेंडेड इनको मल्टीपल मिलता है, इसलिए मल्टीपल ऑन द लोअर साइड है। और जो आरओसीई है वो गुड लक का कम है, 14% पे, एपीएल अपोलो जैसी कंपनी 31% पे, दैट्स द रीजन दे कमांड वैल्यूएशन। तो अब कंपनी का जो प्रोडक्ट मिक्स है अगर वो बेटर होता है तो ये आरओसीई बेटर होगा, एंड दैट्स द री रेटिंग गैप। So it has the same revenue as high tech, triple the margin. Both do 4,000 crores, but Good Luck earns 9.7% against high tech 3.1% and a 1.66 higher ROE, right? But दोनों के दोनों 23 चॉइस के पी पे लीड करते हैं। तो that means it's slightly cheaper and cheapest of the quality names. APL Apollo, Ratnamani जैसे मैंने आपको बताया, वो लोग काफी expensive valuation पे करते हैं। So what will close the gap if the working capital normalizes, जो ROC को lift कर देगा, and defense के margins आते हैं, the multiple has big room to have re-rating. तो earnings भी expand होगी, re-rating भी होगा, that is where alpha is going to be created. तो यहाँ पर 3 केसेस बनाए कि अगर बेयर केस है कि कंपनी अगर एग्जीक्यूट नहीं कर पाती और अगर कंपनी को डिफेंस ऑर्डर्स नहीं मिलते, तो कंपनी यहां से करंट प्राइस 1300-1400 रुपए का है, वहां से शायद 20-25% गिर सकती है। बेस के सिनेरियो है यहाँ से 50% भाग सकता है अगर जो कंपनी ने गाइड किया कंपनी ने वो अचीव कर लिया। और अगर कंपनी ने अपना एग्जीक्यूशन आउट परफॉर्मेंस करा तो मुझे लगता है ये यहाँ से डबल हो सकता है, स्टॉक मे बी 1.5x जा सकता है, जहां पर उसको 27 टाइम्स ऑफ अर्निंग्स, पैट 400 करोड़ तक पहुंच सकता है, एंड एबिटा मार्जिन करंटली जितना है उससे बढ़कर 14% पे पहुंच जाए, और कंपनी का रेवेन्यू जो कंपनी ने गाइड करा है उससे थोड़ा सा ज्यादा, FY 28 का जो एस्टिमेट है वो 6,000 करोड़ के आसपास पहुंच जाए। सो यहाँ पर अगर देखेंगे तो अगर सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी को करें तो यहाँ पर 8,500 करोड़ तक का मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का होना चाहिए, पर इनको 1,500 करोड़ का डिस्काउंट मिलता है बिकॉज ऑफ द होल्डिंग कंपनी जो मैंने आपको बताया। तो करंटली अगर कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन में देखूं तो करंटली जो कंपनी का मार्केट कैप है वो 4,500 करोड़ का है, पर सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन करोगे तो 8,000 करोड़ के आसपास का। अगेन दीज आर एस्टिमेट्स, तो इसका मतलब है देयर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर दिस टू एक्चुअली बी गुड। तो यहाँ पर अगर बुल केस बेयर केस को देखें तो डिफेंस एक जेन्युइन री रेटिंग इंजन हो सकता है, मार्जिन मिक्स की शिफ्ट वो कंपाउंड हो रही है, स्टैक्ड ऑप्शनैलिटी है कि अगर एएमसी स्टेल्थ फाइटर बिड के अंदर आता है तो आई थिंक यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी फिर से क्रिएट हो जाएगी। स्ट्रक्चरल डिमांड टेलविंड है, मैंने आपको शेल के बारे में बताया था, एंड इट्स अ चीप कंपनी फॉर द क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स दैट इट गिव्स। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि गाइडेंस का क्रेडिबिलिटी गैप हो सकता है, क्योंकि 15 to 20% रेवेन्यू टारगेट वाज हेल्ड फॉर क्वार्टर्स और उनका 4% ही रेवेन्यू गाइडेंस होता है, इन्होंने गाइडेंस थोड़ी सी गड़बड़ दी, एंड डिफेंस गाइडेंस वाज कट फ्रॉम 100 to 60 टू एन एक्चुअल 46। सो द प्रोमिसेस जो मैनेजमेंट ने किए वो उतने पे डिलीवर नहीं कर पाई है, जो मैंने आपको पहले भी हाईलाइट करा, तो वहां उस वजह से भी शायद थोड़ा सा डिस्काउंट मिल रहा है कंपनी को। देन द कंपनी का टॉप लाइन स्टिल ट्रैक्स एचआर कॉइल प्राइसेस मोर देन वॉल्यूम। तो स्टील का साइक्लिक डाउनटर्न आया तो थोड़ा सिक्लिकल भी हो सकता है, बट कंपनी क्योंकि अपना जो है रेवेन्यू मिक्स को डाइवर्सिफाई कर रही है, दिस विल नो लॉन्गर बी अ प्रॉब्लम। एंड क्योंकि कंपनी का फ्री कैश फ्लो का एक ड्रैग है वो केपेक्स से सॉल्व हो रहा है, एंड जैसे ही रेवेन्यू रियलाइजेशन होगा दैट विल गेट बेटर। एंड डिफेंस एग्जीक्यूशन रिस्क है, सो इट्स बेसिकली कि अगर गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स नहीं दिए उस तरीके से, हमारा इंडिजिनाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा। एंड जो पियर्स है दे आर एडिंग 5 लाख शेल कैपेसिटी, सोलर स्ट्रक्चर थोड़ा कमोडिटाइज हो रहा है, तो यहाँ पर ये बेयर केस हो सकता है कंपनी का। थिंग्स टू वॉच आउट फॉर क्या होगा कि अगर जो गाइडेंस है वो सही से एग्जीक्यूट करती है कंपनी तो बहुत बड़ी री रेटिंग यहाँ पर हो सकती है, एंड यहाँ पर कंपटीशन भी बढ़ सकता है इन दिस स्पेस बिकॉज इतनी ज्यादा सप्लाई शॉर्टेजेस, आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी देयर। सो व्हाट विल बी वॉच फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर इज 255 करोड़ का जो ऑर्डर है इसका डिस्पैच एंड एग्जीक्यूशन, राइट। सो 10 मंथ के टाइमलाइन के बेसिस पे कैसे होता है, राइट। अब यहाँ पर एएमसीए का पार्टनर सिलेक्शन ये हो गया तो आई थिंक यहाँ से कंपनी फट जाएगी, बहुत बहुत बड़ा
पिकअप हो सकता है, ग्रुप एबिटा मार्जिन कैसा हो रहा है, रेवेन्यू गाइडेंस कैसी हो रही है, जो दे तो गाइडेंस तो दे दी, डिलीवरी उसके बेसिस पे कैसे होगी, एंड देन जो हाइड्रोलिक ट्यूब यूटिलाइजेशन है वो 50% से 70% जाता है कि नहीं जाता। अगर ये सब हो गया तो कंपनी इज गोइंग टू बी ऑन द ट्रैक। यहाँ पर अगर हम प्रोमोटर्स की होल्डिंग देंगे तो करीबन 56% है, पब्लिक होल्डिंग इज 37%। तो यहाँ पर कंपनी हैज अ लॉट ऑफ मूविंग पार्ट्स जो मुझे लगता है कि इस कंपनी को बहुत एक्साइटिंग बनाती है। Now, I'll just give you one disclosure. I am already invested in this company, and this is not investment advice or a research advice. I am a SEBI registered research analyst, पर मैं आपको currently advice नहीं कर रहा हूँ. This is only for educational purposes. एक रुपया भी अगर invest करना है इस company में, do your own research. नाउ मैं आपको कंपनी की कॉन कॉल दिखाता हूँ, सॉरी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, यू विल गेट अ गुड आइडिया। तो यहाँ पर अगर मैं इफ आई जस्ट स्क्रॉल डाउन, नीचे ये कंपनी की जर्नी वगैरह बताई हुई है, मैनेजमेंट टीम कंपनी की बताई हुई है। यहाँ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आपको दिख रहा है 93, 89, 94% पे ऑलरेडी दे आर देयर। ये इनका क्लाइंटेल है, सो दे ऑटो ट्यूब्स में ऑल मेजर मैन्युफैक्चरर्स को प्रोवाइड करते हैं, फोर्जिंग्स में भी मेजर कंपनीज को करते हैं, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल क्लाइंट्स का अच्छा खासा मिक्स है, एंड एक्सपोर्ट बिजनेस भी काफी सॉलिड है। सो अगर यूएस का टैरिफ का कुछ रिलीफ मिलता है तो आई थिंक दैट्स गोना बी अ गुड थिंग। जो बिजनेस का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है लार्जली सेम ही रहा है, इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं हुआ है। तो यहाँ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बुलेट ट्रेन, स्ट्रक्चर्स फॉर रोड्स एंड हाईवेज, तो इंफ्रा थीम पूरा प्ले करने का और डिफेंस थीम पार्शियली प्ले करने का एक अच्छा प्रॉक्सी ये बन के नजर आ रहा है यहाँ पे। एंड दे ऑल्सो हैव सोलर जो मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, नॉट एग्जैक्टली मॉड्यूल्स बट सोलर स्ट्रक्चर्स जो बनाते हैं। सो आई थिंक दैट्स ऑल्सो अ गुड थिंग। एंड ऑटो ओईएम जो सप्लाई करते हैं, ऑटो ओईएम इज ऑल्सो बिग इंडस्ट्री ग्रोइंग रियली रियली फास्ट। तो जो फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर है, जो यू नो सप्लायर्स टू सम ऑफ द बिगेस्ट नेम्स अक्रॉस इंडियन एरोस्पेस डिफेंस चेन, ये सबसे बड़ा इनका यू नो बिग कैटलिस्ट हो सकता है। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इन्होंने अपनी आर्टिलरी शेल्स के बिजनेस के बारे में बताया हुआ है, एंड गुड लक डिफेंस एंड एरोस्पेस जो 1,50,000 शेल्स को बनाएगा, उसका जो इन्होंने उसके बारे में डिटेल्स बताई है, एंड प्रिसिशन पाइप्स एंड ऑटो ट्यूब्स वाले बिजनेस के बारे में दे आर एक्सप्लेनिंग। So यहाँ पर most things I've already told you that what exactly is going to happen in this company, and I believe that this could be a very big investment opportunity। 4-4.5 हजार करोड़ से 40,000 करोड़ तक की जर्नी मार्केट कैप की मुझे लगता है कंपनी तय कर सकती है, अगर 3-4 क्वार्टर तक क्वालिटी एग्जीक्यूशन अगर मिल जाए, और इसी का रिस्क है। तो यहाँ पर डाउनसाइड 25-30% पे कैप डे पर, अपसाइड मेरे को लगता है 200-300% भी हो सकती है ओवर 3-4 years। So it's a risk reward based bet which I have taken. Do your own research, and if you liked this video, comment करो next कौन से stock को मैं cover करूं, and I will keep bringing these videos to you. Thank you so much. If you like this video, do subscribe to the channel, hit the like button, and I will see you in the next one. Thank you. Bye bye and take care. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.